जब बीएनएसएस कानून आया था, हमने अपने एक वीडियो में साफ कहा था, देखिएगा यह कानून मजिस्ट्रेट को न्याय का अधिकारी नहीं बल्कि पुलिस के हाथों का मोहरा बना देगा। उस वीडियो का नाम और लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दिए गए हैं। अब अनेक वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट ने इस बात को बिल्कुल पुख्ता कर दिया है। सेक्शन 175(4) बीएनएसएस ने मजिस्ट्रेट को पुलिस पर पूरी तरह से आश्रित बना दिया है। अब अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए, जैसे इस केस में लगाए गए थे रेप के आरोप, तो मजिस्ट्रेट सीधे सुनवाई नहीं कर सकता। पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट को पुलिस डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मंगवानी होगी और वह कोर्ट फिर फैसला लेगा कि एफआईआर होगी या नहीं होगी। सोचिए, जिसकी शिकायत है वही अब रिपोर्ट देता है कि उस पर केस दर्ज हो या ना हो। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह अंग्रेजों के समय की उस व्यवस्था के जैसा हो गया है जब इलाके का एसपी उसी इलाके के मजिस्ट्रेट की एसीआर लिखा करता था कि मजिस्ट्रेट सही से काम कर पा रहा है या नहीं कर रहा है। आज का केस है अनाम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अनाम माने जिसका नाम नहीं दिया जा रहा है। क्रिमिनल अपील नंबर 4629 ऑफ 2025 थी, जो एसएलपी क्रिमिनल नंबर 5175 ऑफ 2025 में फाइल की गई थी। इसे जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने 27 जनवरी 2026 को, यानी कि अब से बस कुछ ही पहले, डिसाइड किया है। इस केस में जनवरी 2022 में केरल की एक महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी ने उसके घर आकर उसका यौन उत्पीड़न किया है। जब उसने ऊपर के अधिकारियों से शिकायत की तो महिला के मुताबिक एक और अधिकारी जो पहले से मामले को देख रहा था, उसने भी उसका यौन उत्पीड़न किया। अगस्त 2022 में उसने पुलिस अधीक्षक को अपनी शिकायत दी, लेकिन जवाब मिला कि महिला का आरोप असत्य है। एक रिपोर्ट में यह सब लिखकर मामला बंद कर दिया गया। न कोई एफआईआर हुई, न कोई पूछताछ हुई, न कोई गिरफ्तारी हुई। महिला ने हिम्मत नहीं हारी। सितंबर 2024 में महिला ने 173(4) बीएनएसएस में मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने एक अर्जी लगाई। मजिस्ट्रेट ने 11 सितंबर को डीआईजी से रिपोर्ट मंगवाई, लेकिन एफआईआर दर्ज करने का तब तक कोई आदेश नहीं दिया गया था। इसी दौरान महिला ने हाई कोर्ट के सामने अपनी बात रखी। सिंगल जज की बेंच ने एफआईआर का आदेश दे दिया, तो इस मामले को पुलिस ने डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी। 13 नवंबर 2024 को केरल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि एफआईआर का आदेश अवैध है, यानी कि इलीगल है। केस वहीं बंद कर दिया गया। डिवीजन बेंच के इस आदेश को महिला के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सवाल यह था, क्या हाई कोर्ट की बेंच ने सही किया है? क्या ऐसे गंभीर आरोप वाले मामले में एफआईआर को रोका जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सेक्शन 175(4) बीएनएसएस को विस्तार से पढ़ा और यह बताया कि मजिस्ट्रेट को एफआईआर से पहले एक स्वतंत्र रिपोर्ट डीआईजी से लेनी चाहिए थी। फिर उसका मूल्यांकन करना चाहिए था कि यह मामला ड्यूटी पर किए गए अपराध का है या पर्सनल अपराध का है। कोर्ट ने दोहराया कि जब आरोपी पब्लिक सर्वेंट हो तो मजिस्ट्रेट सीधे एफआईआर का आदेश नहीं दे सकता, पहले पुलिस से पूछना अनिवार्य है। कानून की इस व्याख्या से गंभीर प्रश्न पैदा हो गए हैं, यानी वो पुलिस जिसकी नीयत पर सवाल है, जिसके ऊपर आरोप हैं, और वे भी खास तौर से रेप जैसे गंभीर आरोप हैं, वही मजिस्ट्रेट की आंख और कान बनने वाली है और उसी पुलिस की रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट की कार्रवाई निर्भर करेगी। कार्रवाई हो या ना हो यह भी निर्भर करेगा। अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने महिला की अपील को खारिज नहीं किया, लेकिन महिला को कोई राहत भी नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने केवल यही कहा कि मजिस्ट्रेट को प्रोसीजर पूरी करने दो, यानी वही रास्ता जो महिला के लिए कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में 2022 से पहले से चल रहा है। फिर उसी डीआईजी की रिपोर्ट का इंतजार करो, फिर उसे पढ़ो और फिर अगर सही लगे तो उसको, महिला को एफआईआर मिलेगी, वरना तो मना कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून की सही व्याख्या दे दी है जो 2023 में बीएनएसएस के नाम से इस देश में लागू किया गया है। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पर महिला की तरफ से देखें तो वह कहती हुई लगेगी कि मुझे इंसाफ नहीं मिला है। मजिस्ट्रेट की कोर्ट की तरफ से देखें तो वहां से आवाज आएगी
कि इसलिए एफआईआर का आदेश नहीं दे पाया कि मुझे पुलिस ने रिपोर्ट नहीं भेजी और बिना रिपोर्ट के मैं अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। उधर पुलिस का देखें तो वहां से सुनाई देगा कि हम देखते हैं कि बिना हमारी रिपोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट कैसे कुछ कर पाता है। नतीजा यह हुआ है कि एक बड़ा कंफ्यूजन है कि न्याय किया जा रहा है या प्रोसीजर का ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें हार जीत पहले से तयशुदा है, जिसमें इंसान की पीड़ा से ज्यादा अहमियत कागजों की दिशा और तारीखों को दी जा रही है। और अब सवाल सीधा है, 4 साल की भागदौड़ के बाद महिला को क्या मिला? पुलिस ने कहा आरोप गलत है, कोर्ट ने कहा प्रक्रिया पूरी करो, प्रोसीजर पूरी करो, और मजिस्ट्रेट ने कहा कि हम तो अभी रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। जिस न्याय को यह समाज वर्षों से न्याय कहता रहा है, हम और आप जिसे न्याय के नाम से जानते हैं, उस न्याय का कोई दरवाजा अब तक नहीं खुल पाया है। जिस आरोपित अफसर ने कथित अत्याचार किया गया बताते हैं, नए कानून के अनुसार उस ही की संस्था यह तय करने वाली है कि आरोप में दम है या नहीं है। और दूसरी बात कि अब 4 साल के बाद कौन सा एविडेंस घटना स्थल पर बचा होगा? सब कुछ तो इवेपोरेट हो चुका होगा, हवा में उड़ चुका होगा। यह सब देखकर किस व्यक्ति में दम होगा कि वह इस केस में गवाह बन सके? क्या यही है वो नया न्यायिक युग जो बीएनएसएस ने स्थापित किया है? इस कानून में एफआईआर मिलना एक विशेषाधिकार बन गया है जो हर व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है। कोर्ट तक, जैसे कि इस केस में मजिस्ट्रेट कोर्ट हुई है, कोर्ट जैसी संस्थाओं तक पुलिस के मोहताज हो गए हैं और पीड़िता को हर प्रोसीजर की हर सीढ़ी पर चढ़कर सवालों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन आरोपी और उसका विभाग मजिस्ट्रेट के लिए यह रिपोर्ट तैयार करेगा कि एफआईआर का आदेश दिया जाए या नहीं दिया जाए। क्या यह एक कानूनी विडंबना है या नया कानून है? अगर कानून में गंभीरतम माने जाने वाले यौन अपराध के केस का यह हाल है तो सोचिए मारपीट, धोखाधड़ी, प्रॉपर्टी कब्जा जैसे मामलों का क्या होगा? आम आदमी अगर पुलिस से अलग, पुलिस से स्वतंत्र रास्ते पर चलना चाहेगा तो उसका केस ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि वह कभी दर्ज नहीं होगा। अगर वो मजिस्ट्रेट के पास गया तो उसे भी पहले उसी पुलिस की राय और रिपोर्ट लेनी होगी जो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस से चलती है। किसी न्याय अन्याय से पुलिस नहीं चलती है। कई बार देखा जाता है कि पुलिस की अलाइनमेंट आरोपी से जुड़ी रहती है और इसका रिजल्ट यह होता है कि अब एफआईआर पीड़ित पक्षों का हक नहीं रह गई है, बल्कि कानूनी रूप से एक सिफारिश बना दी गई है। और मजिस्ट्रेट साहब का तो क्या हाल बताएं? उनका इजलास अब न्याय का स्तंभ नहीं रह गया है, बस पुलिस द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का एक फॉरवर्डिंग ऑफिस बन चुका है। यह स्थिति बहुत भयावह है, डरावनी है, और यह सिर्फ एक केस का मामला नहीं है, बल्कि एक नए लीगल सिस्टम का सत्य है। इसमें न्याय हारता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने अपनी पुराने वीडियो में जब बीएनएसएस का विश्लेषण किया था तो यही कहा था कि अब कोई भी व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास जाकर एफआईआर की मांग नहीं कर सकेगा। उसे पहले पुलिस की रिपोर्ट लानी होगी, पुलिस का फेवर लाना होगा। तब व्यूअर्स को लगता था कि यह दूर की आशंका है, लेकिन आज जब एक रेप पीड़िता को भी यह कहकर लौटा दिया गया कि पहले डीआईजी की रिपोर्ट लाओ, तो हमारे शब्द सिर्फ विश्लेषण नहीं है, भविष्यवाणी बन चुके हैं। हमने उस वीडियो में कहा था कानून अब कंप्लेनेंट का नहीं रहा है, विक्टिम का नहीं रहा है, मजिस्ट्रेट का नहीं रहा है, बल्कि पुलिस का बना दिया गया है। और आज का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उसी बात पर अंतिम मोहर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय खुद एक रेप पीड़िता से कहे कि पहले उसी पुलिस की रिपोर्ट लेकर आओ जिसके खिलाफ तुमने शिकायत की है, तब यह बात सिर्फ केवल कानूनी प्रोसीजर को मानने या ना मानने की नहीं रह जाती, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी पर भी आती है कि गलत कानून को गलत क्यों नहीं कहा गया, उसे क्यों अवैध डिक्लेयर नहीं किया गया, इसे संविधान के उस बेसिक स्ट्रक्चर पर हमला क्यों नहीं माना गया जिसे केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने छेड़छाड़ से परे बताया था। कहा था हर चीज को छेड़ सकते हो, लेकिन संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल नहीं छेड़ सकते। बीएनएसएस का सेक्शन 175(4) न्याय का केंद्र मजिस्ट्रेट से हटाकर पुलिस अफसर की सहमति को बना रहा है।
अब न्याय न्यायपालिका की मर्जी से नहीं होगा, बल्कि पुलिस की सहमति से मिलने वाली मजिस्ट्रेटी कलम से लिखा जाएगा। यह वैसे खतरे की शुरुआत है जिसे हमने चीन जैसे डिक्टेटर तंत्र में देखा है, जहां कानून का मतलब होता है ताकतवर की इच्छा। अगर न्यायपालिका सिर्फ पुलिस की पोस्ट ऑफिस बना दी जाएगी तो आपकी संवैधानिक आजादी की उम्र अब ज्यादा नहीं बची है, सावधान हो जाइए। इंडियन लीगल सिस्टम को यह भी लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ विश्लेषण ना करें, हस्तक्षेप करें। इंडियन लीगल सिस्टम अब इस मुद्दे पर मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेगा। हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लीगल लेटर भेजेंगे जिसमें यह बताएंगे कि 175(4) BNSS सिर्फ एक प्रोसीजर का सेक्शन नहीं है, यह संविधान की मूल संरचना पर किया गया सीधा हमला है। जब न्यायपालिका को निर्णय करने की प्रक्रिया में अपने विवेक की आवाज से पहले पुलिस की रिपोर्ट की जरूरत हो, तब वह न्याय का संतुलन नहीं है, प्रोसीजर का पालन नहीं है, बल्कि न्याय और न्यायिक संस्थाओं का पतन है। और हम यह लड़ाई कोर्ट के भीतर भी लड़ेंगे, कोर्ट के बाहर भी लड़ेंगे। यह सिस्टम सुधार की नहीं, व्यवस्था को उसके मूल में जगाने का कर्तव्य बोध है। कोर्ट में सच्चाई सिर्फ सच से नहीं निकलती, सच्चाई निकलती है टाइमिंग से और सही क्रॉस से। आप सेक्शन 91 CRPC या सेक्शन 94 BNSS में डॉक्यूमेंट्स मंगाने की एप्लीकेशन लगाते हैं, कोर्ट कहती है अभी नहीं, डिफेंस स्टेज पर आइए, एप्लीकेशन खारिज। श्रीमन, ये महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। आपका आवेदन विचारणीय नहीं है, ये खारिज किया जाता है। फिर ट्रायल शुरू होता है, बिना डॉक्यूमेंट्स, बिना तैयारी, और आरोपी कमजोर पड़ जाता है। यही आम वकील की मजबूरी है, लेकिन इंडियन लीगल सिस्टम मजबूर नहीं होता। हम हाथ नहीं फैलाते कि हमें डॉक्यूमेंट्स दो, हम प्रोसिक्यूशन की चुप्पी को हथियार बना देते हैं, ओनस पलट देते हैं। आपने ITR नहीं दिया क्योंकि सच छुपाना था, आपने लोकेशन नहीं दिखाई क्योंकि आरोपी वहां था ही नहीं, आपने फिंगरप्रिंट नहीं लाए क्योंकि केस टूट जाता। सेक्शन 91 रुके तो हम सेक्शन 114 G एविडेंस एक्ट लगा देते हैं, एडवर्स इन्फ्लुएंस खड़ा करते हैं, ओनस वापस प्रोसिक्यूशन पर डाल देते हैं और पूरा ट्रायल पलट देते हैं। यह किताबों वाला डिफेंस नहीं है, यह कोर्टरूम कंट्रोल है। अगर सच में अपने केस को बचाना है तो केवल वकील नहीं, अच्छी स्ट्रैटेजी को भी चुनिए। इंडियन लीगल सिस्टम से जुड़िए, अपना क्रॉस तैयार करवाने में मदद लीजिए और कोर्ट में लड़िए, जीतने के लिए लड़िए।